गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो 13 जो लेक्चर है हमारा वो इक्विलिब्रियम ऑफ अ मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस फॉर्म से रिलेटेड है। आज के टॉपिक के अंदर हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर हम मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस फॉर्म है, मेरी कोई मल्टी प्रोडक्ट है, मैं एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ और मेरी फर्म है, और वो उस कंडीशन में अगर देखें तो प्रोड्यूसर किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगा, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आप देखते होंगे कि अगर हम मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस फर्म की बात कर रहे हैं तो जैसे आईटीसी है, इंडियन टोबैको कंपनी, और एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज है मल्टी प्रोडक्ट बनाती हैं, आपको पता ही है जिस तरीके से एफएमसीजी गुड्स के बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो ये किस तरीके से जो इसका प्रोड्यूसर है वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, किस तरह से अपने मैक्सिमम आउटपुट के लिए वो किस तरीके से अपनी कॉस्ट को लगाएगा, तो वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। In this section, we will extend the analysis to the multi-product firm. We simply the exposition by the assuming that the firm produces two products X and Y. The analysis can easily be extended to any number of products. अगर हम देखें तो ये जो हम आज का जो लेक्चर ले रहे हैं इसके अंदर हम ये एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से मल्टी प्रोडक्ट फर्म जो है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो किस तरीके से एनालिसिस करती हैं, और हम सिंप्लीफाई ये एक्सपोजिशन करेंगे कि जो भी हम एज्यूम करेंगे उसके अंदर हम फर्म के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स लेंगे वो एक्स और वाई में लेंगे। तो जो एनालिसिस है वो इजीली एक्सटेंडेड होगी और हम नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के अंदर एनालिसिस करते हैं। अगर हम पहले एनालिसिस की बात करें तो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ द फर्म, अगर हम देखें तो जो पीपीसी है मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है फर्म का, वो क्या एनालिसिस करता है। तो ईच प्रोडक्ट इज एज्यूम टू बी प्रोड्यूस बाय टू फैक्टर्स। हर एक जो प्रोडक्ट है वो उसका एजम्पशन हम ये देखें कि वो टू फैक्टर्स से प्रोड्यूस होता है, एल एंड के मीन्स लेबर एंड कैपिटल। फॉर ईच प्रोडक्ट वी हैव अ प्रोडक्शन फंक्शन। हर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, जो एक्स हमारा प्रोडक्ट है और जो वाई हमारा प्रोडक्ट है, तो एक्स के लिए जो हमारा फंक्शन होगा प्रोडक्शन फंक्शन वो होगा एल कॉमा के, और वाई के लिए इक्वल्स टू F2 फंक्शन सेकंड एल कॉमा के। ईच प्रोडक्शन फंक्शन में बी प्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ isocant with the usual properties. We may now obtain the production possibility curve of the firm by using the device of the Ainsworth box. We assume that the firm has total quantities of factors OL and OK measured along the sides of the Ainsworth box. Any point of the Ainsworth box shows a certain combination of quantities of X and Y प्रोड्यूस बाय द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम देखें कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो प्रेजेंट करता है सेट ऑफ आर्सिक्वेंट्स को प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो इससे हम ये ऑब्टेन करते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है फर्म का उसके अंदर हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको एज वर्थ बॉक्स कहते हैं, और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फर्म है वो टोटल क्वांटिटीज़ हैं जो अपने फैक्टर्स की, लेबर्स और कैपिटल की, उसका मेजरमेंट वो साइड से होता है जो कि एजवर्थ बॉक्स का होता है। तो जो भी पॉइंट है एजवर्थ बॉक्स का वो हमें शो करता है कॉम्बिनेशन हमारी एक्स और वाई जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ को जो कि प्रोड्यूस हो रहा है हमारे अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, मींस जो हम लेबर और कैपिटल ले रहे हैं उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व है वो आपको पता चल रहा होगा कि जो जीरो से बिगिनिंग हो रहा है और अप एंड डाउन में जा रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 ये सारे हमारे क्या है आइसोसेलेस कर्व है जो सेम लेवल का हमें क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो लेबर और कैपिटल हो रहे हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ कम्युनिटी एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ आइसोसेलेस डिनोटेड बाय A which are convex to the origin OX. The production function for commodity Y is represented by the set of isoquant denoted by B which are convex to the origin 0y. The further down on an isoquant B lies, the higher the quantity of Y it represents. The two sets of isoquant have profit of tangency which form the contract curve. अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो जो कम्युनिटी एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है सेट ऑफ आइसोक्वेंट्स को जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है ओ एक्स के, और जो प्रोडक्शन फंक्शन कम्युनिटी वाई का है वो रिप्रेजेंट करता है उन सेट ऑफ आइसोक्वेंट्स को जिनको डिनोटेड कर रहे हैं हम बी से जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ओ वाई है। और फर्दर डाउन हम जो आइसोक्वेंट है जो हमारा वो बी लाइज कर रहा है, और जो हायर क्वांटिटी है वो वाई से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो जो टू सेट्स है हमारे आइसोकेंट के वो उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व को बना रहे हैं। ओनली पॉइंट्स लाइंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व आर एफिशिएंट इन द सेंस
that any other point show the use of the all resources for producing a combination of outputs which includes less quantity of at least one commodity. For example, assume that initially the firm produces at point Z at which the quantity of X is A3 and the quantity of Y is B6. The production of the level A3 of X absorbs OX L1 of labor and OX K1 of capital. The remaining resources L1L and K1K are used in the production of the commodity Y. जो हमारे पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स की लाइन में हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व को एफिशिएंट कहते हैं और इस सेंस में हम ये कहते हैं कि जो अदर पॉइंट्स हैं वो शो कर रहे हैं उन ऑल रिसोर्सेज को जो कि हम उस प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के लिए कर रहे हैं और उसके लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स ले रहे हैं जिसके इंक्लूड्स हम लेस क्वांटिटी में एटलीस्ट वन कमोडिटी देख रहे हैं। तो अगर एक एग्जांपल से समझें तो जो इनिशियली है जो फर्म एक प्रोड्यूस कर रही है पॉइंट जेड पे, तो वो विच क्वांटिटी पे एक्स पे A3 और क्वांटिटी वाई पे B6 करेगी। तो जो प्रोडक्शन है हमारे लेवल A3 का वो एक्स एब्जॉर्व कर लेगा OX L1 ऑफ लेबर से एंड OX K1 ऑफ कैपिटल से। तो जो रिमेनिंग रिसोर्सेज है L1L एंड K1K आर यूज द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी वाई। उसके बाद ये देखते हैं कि हम जो फर्म है जो कि प्रोड्यूस कर रही है एक्स और वाई कम्युनिटीज़ को, तो रीलोकेट करती है उन रिसोर्सेज को उस पॉइंट पे जिसको वी और डब्ल्यू के बीच में बताया गया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे है। तो जो फर्म है वो मूव करती है डब्ल्यू पे और प्रोड्यूस करती है उस सेम लेवल के जिसको वाई से और हायर लेवल को एक्स से बता रहे हैं। तो जो फर्म है वो चूज़ करती है और प्रोड्यूस करती है वी को, और जो प्रोड्यूस करते हैं हम सेम क्वांटिटी में बट उससे ज़्यादा हम वाई के लिए करते हैं। तो फाइनली इफ़ द वाई का मतलब क्या है, हम सेकेंड प्रोडक्ट के लिए। तो फाइनली हमारी जो फर्म है वो प्रोड्यूस करती है इमीडिएट पॉइंट के बीच में जब वो वी और डब्ल्यू के बीच में होगा, और एग्जांपल की जो पॉइंट सी है उसके अटेंड में हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है एक्स और वाई का, और इस पॉइंट के कॉन्ट्रैक्ट टर्म के एफिशिएंट होने से जो एक भी अदर पॉइंट्स हैं वो कर्व इम्प्लाइज कर रहे हैं, और जो स्मॉलर लेवल ऑफ आउटपुट है वो एटलीस्ट वन प्रोडक्ट का है। तो जो चॉइस है हमारे एक्चुअल पॉइंट की कॉन्ट्रैक्ट करके वो डिपेंड हो रही है हमारे उन प्राइस ऑफ रेशियो से जो कि टू कमोडिटीज़ की है। उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं उन चॉइस ऑफ लेवल्स को जो कि एक्स और वाई के हैं, और वे ड्राइव करते हैं हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, जिसको हम प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऑफ द फर्म भी कहते हैं। और ये शो करती है उस लोकल पॉइंट ऑफ लेवल्स को जो कि एक्स और वाई के जो कि यूज़ किए जाते हैं उन अवेलेबल रिसोर्सेज फर्म से जो जहाँ पे जो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व है वो ड्राइव होता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व से। जो हर एक पॉइंट है टेंजेंसी का आइसोकेंट के बीच में, उसमें एक भी पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट वन पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर्व का होता है, और वो डिफाइन करता है कि एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है लेवल ऑफ आउटपुट के लिए वो कब लाई कर रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए। तो हम इसको एग्जांपल से बताते हैं कि जो पॉइंट वी है वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट पेयर A3 from X and B7 from Y is the point V on figure. Similarly, point W on the contract curve is point W on the production possibility curve. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ओ वाई पे हमारा क्या है, लेबर्स है हमारी, ओ एक्स एक्सिस पे हमारी कैपिटल है, और ये जो वी और डब्ल्यू है और ये है। तो इसके बिहार पे हमें इस फिगर में प्रोडक्ट ये जो पी से पी ज्वाइन कर रहा है, ये जो कर्व बना रहा है यू शेप्ड का, वो हमें किसका बता रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बता रहा है। तो द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट पेयर इज़ द वन बाय विच आइल्स द हाईएस्ट रेवेन्यू। अगर हम ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन लेंगे अपने आउटपुट पेयर का तो वो हमें हाईएस्ट रेवेन्यू देगा, और given the production possibility curve, that is given the total quantity of factor which define the curve। और हमें वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा जिससे कि जो टोटल क्वांटिटीज हैं उन फैक्टर्स की वो एक कर्व को डिफाइन करेगी। तो इक्विलिब्रियम देखने के लिए, किसी फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखने के लिए हमें नीड होगी उस एडिशनल टूल की जिसको आइसो रेवेन्यू कर्व कहते हैं। अगर हम आइसो रेवेन्यू कर्व की बात करें तो जो सेकेंड एनालिसिस है हमारा द आइसो रेवेन्यू कर्व ऑफ मल्टी प्रोडक्ट फर्म। तो एन आइसो रेवेन्यू कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी एक्स वाई एंड एक्स व्हिच सेल्स इट्स द सेम रेवेन्यू टू द फर्म। जो आइसो रेवेन्यू कर्व है वो लोकस ऑफ पॉइंट्स है वेरियस कॉम्बिनेशन का ऑफ क्वांटिटीज़ का वाई और एक्स प्रोडक्ट का जिसकी सेल जो है वो उस फर्म की सेल्स रेवेन्यू को
बढ़ा रही है। तो जो स्लोप है आईएसओ रेवेन्यू कर्व का वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटीज़ की, मतलब कि कमोडिटीज़ की क्या प्राइजेस हैं। तो जो स्लोप है आईएसओ रेवेन्यू का वो OA OB है, जो कि PX और PY से के बराबर है। PX मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, और जो जीरो और जीरो भी है वो हमारा स्लोप है रेवेन्यू कर्व का। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो फर्म है और वो मल्टी प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है तो वो किस तरीके से अपने प्रोडक्शन फंक्शन को वैरी करती है, किससे वो एनालिसिस करती है। तो हमने देखा कि पहला जो एनालिसिस है हमारा वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का है, और दूसरा जो हमारा एनालिसिस था वो आईएसओ रेवेन्यू कर्व का है। तो जो प्रोड्यूसर है वो फर्म के उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा जहाँ पे जो हमें अरे जो क्वांटिटीज़ हैं वाई और एक्स गुड्स की वो हमें सेम यील्ड्स दे रही हैं और सेम रेवेन्यू फर्म का हो रहा है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।